आपकी पार्टी ने मुझे बॉयकॉट किया हुआ है कि 2014 के बाद जो गोदी मीडिया की संज्ञा इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि कई जो एंकर्स हैं जब वो कवर करने जाते हैं पब्लिक इवेंट्स, उनके माइक छीन लेते हैं, कहीं कहीं तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। क्या ये लोकतंत्र है कि टोटली वन साइडेड बायस्ड स्लांटेड खबरें 24 घंटे आप लोग दिखाते रहे? आपने एक बार माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर, जिन लोगों की रेपुटेशन आपने बर्बाद कर दी थी, अक्विटल हुआ कि नहीं? अक्विटल हुआ कि नहीं? फिर आपको माफी मांगनी चाहिए थी। आपने कन्वीनियंट पॉलिटिक्स इज बेटर देन कन्वीनियंट जर्नलिज्म। फिर कब सुन लीजिए, उनके साथ मिलके आप देश का संविधान बचाएंगे। आप तो बिल्कुल कहते हैं अपने कई गेस्टों की तरह हो रही हैं जो बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं कहा एंकर को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मानते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हैं? मालिक वो देखो। मेरा सवाल सबसे पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा बदलाव किसने किया? जो आत्मा थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, B.R. अम्बेडकर जी ने जिसको आत्मा कहा था, उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सेक्युलर सोशलिस्ट घुसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और कहते हैं आप कि डरना चाहिए बीजेपी से। हिपोक्रिटिकल। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। संविधान को संशोधित करना और संविधान को खारिज करना ये दो अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की तरफ से नवेका जी सार्वजनिक तौर पर यह बयान आया है कि हम भारत के संविधान को खारिज करना चाहते हैं। अनंत हेगड़े जिनको टिकट नहीं मिली, टिकट नहीं दी, इसका यह मतलब तो नहीं है कि आनंद हेगड़े क्या नरेंद्र मोदी से बड़े हैं? क्योंकि ये सवाल उनसे इंटरव्यू में मैंने पूछा है और उन्होंने कहा, दैट इज हिज वर्ड, जस्ट लाइक कांग्रेस पार्टी पहले अपना आश्वासन दे चुकी है कि अब वो आगे नहीं करेगी जो 1975 में किया। उनका वर्ड है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा है। उनका वर्ड ना माना जाए, आपका क्यों माना जाए? बिल्कुल इसलिए क्योंकि जो उनकी मंशा है, एक उनका नेता नहीं अनेक नेता उनके इस बात को कह चुके हैं। और उसके बाद जब इस देश में बैकलैश हुआ तो प्रधानमंत्री को मजबूर होकर यह कहना पड़ा कि मैं संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। इनको लगता है कि इनके पास समय है, तो जो इनकी नीतियां हैं उसको ये क्रियान्वित करने में फिर देर नहीं लगाते। और मैं इसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको देता हूं। आपने संविधान सभा की बहस को पढ़ा होगा। संविधान सभा की बहस में कई जगह पर यह रिकॉर्डेड है जो उस सभा के प्रेसिडेंट थे, that attempts will be made by the RSS and the allied organizations to disturb the proceedings of the Constituent Assembly. In fact, अब अगर आप डिबेट्स को पढ़ो ध्यान से, कई जगह पर इस चीज का वर्णन आएगा कि इससे एक चीज साफ तौर पे निकलती है कि जब इस संविधान की संरचना हो रही थी उस समय भी इनकी आस्था उस संविधान में नहीं थी। और आप जब प्रधानमंत्री की बात 10 सालों में क्या बदला? आर्टिकल 370 के अलावा क्या बदल गया संविधान में जो आप बताना चाह रहे हैं देश को उससे डरना चाहिए? सबसे पहले जिन संस्थाओं के सहारे भारत का लोकतंत्र खड़ा है उन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा है। पूरी कोशिश की गई कि उन सारी संस्थाओं को कमजोर किया जाए। और ये एक बार ही नहीं, पिछले 10 वर्ष में अनेकों जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इस बात की चिंता जताई। मैं जो लेटेस्ट इसकी आइटरेशन है मैं उस पर आ जाता हूं। उच्चतम न्यायालय का फैसला था कि एक न्यायमूर्ति या न्यायाधीश को चुनाव आयोग की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होना चाहिए। बहुत सारे भारत में इस तरह के आयोग हैं या इस तरह की संस्थाएं हैं जिनकी सिलेक्शन कमेटी में जजेस हैं। लोकपाल की सिलेक्शन कमेटी में जजेस हैं। इनफैक्ट प्रसार भारती की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें भी रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे और संस्थाएं हैं। चुनाव आयोग के जो सदस्य सिलेक्ट होंगे उस समिति से उच्चतम न्यायालय के फैसले के बावजूद आपने जुडिशरी को क्यों बाहर रखा? उसका क्या कारण है? क्या यह संस्थाओं को कमजोर करना नहीं है? तो इसलिए I believe your point, I take your point. But let me ask you, इलेक्शन कमिश्नर्स क्या कांग्रेस के जमाने में फेयर थे, न्यूट्रल थे? ये जिसके हाथ में पावर आता है वो करता है। मैं नहीं कह रही कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन पहले भी हुआ है। हाउ आर यू डिफरेंट? मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं वो पार्शल हैं। ये तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंच गए पता नहीं कहां से। मैं तो ये कह रहा था कि एक उच्चतम न्यायालय का फैसला था, उस फैसले में यह कहा गया था कि जब आप इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं उस सिलेक्शन कमेटी में आपकी जुडिशरी की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आपने पार्लियामेंट में कानून लाके उनको बाहर रखा और आज उसी उच्चतम न्यायालय को उस इलेक्शन कमीशन से निरंतर और लगातार यह पूछना पड़ता है
कि जो ये 3-4% जंप है बिटवीन द फाइनल रिकॉर्डेड फिगर और जो इंटरिम इलेक्टोरल काउंट है, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? आप जस्टिफिकेशन हमारे सामने रखो। तो अगर चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्षता से काम कर रहा है, तो मुझे तो नहीं याद कि पिछले इतने वर्ष में, और आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग को तलब करके ये पूछा हो कि आपके इंटरिम काउंट और आपके फाइनल काउंट में जो फर्क है उसको सार्वजनिक करिए और उसका हल्फनामा हमारे सामने दायर करिए। तो कहीं ना कहीं तो एक बहुत सीरियस क्राइसिस इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी का पिछले 10 वर्ष में पैदा हुआ है। और लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि 150 पे रुक जाएगी बीजेपी, और दूसरा, तो ईवीएम में आपका फेथ है कि नहीं? दूसरा जो आप कह रहे हैं कि पहले ये होता रहा है, देखिए अगर किसी व्यक्ति ने कोई एबेरेशन की है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, पर जब आप चुनाव आयोग की बात करें तो 1952 से लेकर 2014 तक आपको चीजों को परिप्रेक्ष्य में लेना पड़ेगा। और उस दौरान भाजपा, एनडीए भाजपा की भी सरकार रही है, जनता पार्टी की भी सरकार रही है, जनता दल की भी सरकार रही है, जिसको वामपंथ और भाजपा दोनों समर्थन करते थे। तो ये सवाल पिछले 10 वर्ष में क्यों उठने शुरू हुए? अब मैं आपके ईवीएम के सवाल का जवाब दे देता हूं। देखिए, एक लोकतंत्र एक भरोसे के आधार पर खड़ा है। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर ईवीएम्स आर रिग्ड, द क्वेश्चन इज अ परसेप्शन दैट ईवीएम्स कैन बी रिग्ड। और इसीलिए मैं लगातार और निरंतर इस बात को कहता आया हूं दैट डेमोक्रेसी इज टू प्रेशियस टू बी लेफ्ट टू टेक्नोलॉजी अलोन। बहुत सारे देशों में जहां पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को अपनाया गया, वो वापस पोस्टल पेपर बैलेट्स पे क्यों चले गए? कहीं ना कहीं तो कोई विरोधाभास रहा होगा, कहीं ना कहीं तो कोई आशंका रही होगी कि वो दोबारा से वो सारे देश पोस्टल बैलेट्स पे चले गए। तो जब ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, सवाल ये नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। मेरी परसेप्शन है इसीलिए बदल डालो। इस देश में वाइड स्प्रेड परसेप्शन बाकी सब चीजों पे हम सुप्रीम कोर्ट का झंडा उठाएंगे, पर इस बात पे सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं 10 बार कह चुका है कि ईवीएम आर बियॉन्ड एनी क्वेश्चन एट दिस पॉइंट, इंक्लूडिंग रिसेंटली। फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट को अब नहीं मानेंगे क्योंकि ये कन्वीनियंट नहीं है। देखिए, ऐसा है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है? कोई नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला या उच्चतम न्यायालय का फैसला इस देश में सर्वमान्य है, सभी लोग उसको स्वीकार करते हैं। पर जो एक परसेप्शन है, जो एक धारणा है, उससे हम अपनी आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? आज भी जब मैं प्रचार करने जाता हूं, और पिछले 35 दिन से प्रचार कर रहा हूं, और क्योंकि ये एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां पे प्रचार करने का जो तरीका सलीका है वो बाकी जो ग्रामीण क्षेत्र है उनसे बहुत अलग है। तो जब ज्यादा पर्सनल कांटेक्ट लोगों से होता है, बहुत लोग मेरे को आके कहते हैं कि साहब ईवीएम का ध्यान रखिएगा, साहब ईवीएम का ध्यान रखिएगा। तो जब लोग आके आपको ये बात कहें, तो इसका मतलब उनके मन में आशंका है। ये नहीं कि वो उच्चतम न्यायालय के फैसले को नहीं मानेंगे या ये चुनाव ईवीएम पे नहीं होगा, लेकिन जो धारणा है, जो परसेप्शन है, वो किन कारणों से बनी और क्यों अभी भी लोगों के मन में है, तो चुनाव आयोग को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। All right, so let me ask you. Number one, I'm grateful to you that you are upholding democracy because आपकी पार्टी ने मुझे बॉयकॉट किया हुआ है, आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, और डेमोक्रेसी का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। I think this deserves a round of applause because आपकी पार्टी शायद समझती है कि डेमोक्रेसी कुछ जर्नलिस्ट को बैन करके आगे बढ़ेगी। Having said that, एक मिनट, मैं इसका जवाब दे दूं। देखिए, 2014 से पहले आप गोदी मीडिया की संज्ञा इस देश में क्यों नहीं सुनते थे? और 2014 के बाद गोदी मीडिया की संज्ञा आज हर व्यक्ति की जबान पे है। इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर लेक्सिकॉन इन दिस कंट्री। मैं सूचना प्रसारण मंत्री रहा हूं इस देश का, और आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस बात के ऊपर थोड़ा आत्मचिंतन करिए कि सवाल बाइकॉट और बैन का नहीं है। जो गंभीर और बुनियादी सवाल यह है कि 2014 के बाद जो गोदी मीडिया की संज्ञा इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई है कि कई जो एंकर्स हैं, जब वो कवर करने जाते हैं पब्लिक इवेंट्स, तो आप देखते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके माइक छीन लेते हैं, कहीं कहीं तो पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। जो गोदी मीडिया नहीं है, माफ कीजिएगा, जो गोदी मीडिया नहीं है, वो कई बार सवाल आपके नेताओं से ये भी पूछते हैं कि आप स्पेगेटी कैसे बनाते हैं। चल झूठा। आपको शायद उस तरह का मीडिया पसंद हो, शायद आपकी अपेक्षा सबसे वो हो, गोदी मीडिया बुलाइए, जो मर्जी बुलाइए, जली ना, तेरी भी जली ना। हमें किसी मैं आपको किताब कुछ से नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं तो एक जो बहुत गंभीर प्रश्न है इस देश की मीडिया के सामने कि भाई गोदी मीडिया की संज्ञा
क्यों इतनी लोगों में प्रचलित है, मैं तो उसके ऊपर आपका ध्यान आकर्षण करना था, आप इसको पर्सनल ले गए। So let me ask you, पर्सनल नहीं ले रही हूं मैं, एटीट्यूड देख रही हूं और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। परसों एक स्टोरी की और मेरी चैनल की रिपोर्टर बाहर खड़ी है आम आदमी पार्टी के हेडक्वार्टर्स पे और सवाल पूछ रही है और उसके हाथ में माइक है, उसके साथ एक कैमरा पर्सन है। लाइव ऑन कैमरा उसको धक्का दिया गया, कैमरामैन को थप्पड़ लगाया गया और कैमरा को तोड़ा गया, डैमेज किया गया। आपके हिसाब से ये डेमोक्रेसी है? और आपने आम आदमी पार्टी का पहना हुआ है पट्टा, इसीलिए पूछ रही हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोकतंत्र है कि टोटली वन साइडेड बायस्ड स्लांटेड खबरें 24 घंटे आप लोग जरा दिखाते रहे? क्या ये भी लोकतंत्र है? क्या नहीं तो ये लोकतंत्र है कि भावना किशोर अगर शीश महल में, मुझे बताइए वन साइडेड क्या है? 45 करोड़ का अगर मुख्यमंत्री का घर बना है, जो कहते हैं मैं उस बिल्कुल ऑर्डिनरी आम आदमी हूं, मुझे घर वर नहीं चाहिए, और उसको पेश किया जाता है जनता के सामने, तो उस लड़की को जो यहां लुधियाना में खड़े होकर बाइट लेने के लिए आई है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। आपने देखा होगा ये वाकया, और उसके साथ जेल में जो घटी, क्योंकि पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर है, आपने देखा होगा। क्या ये लोकतंत्र है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं, आप पहले जवाब दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सवाल पूछने का काम पत्रकारों का है। ऐसा नहीं है, आजकल सवाल पूछने का काम नेताओं का भी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बड़े साल मुझे याद है कि उस समय मैं भी 10-10 घंटे टेलीविजन किया करता था। आप लोग स्टोरी चलाया करते थे, 1,76,000 करोड़, इतने जीरो हैं गिने भी नहीं जा सकते। 2 साल 3 साल 4 साल आप वो चलाते रहे। जब वो मामला अदालत में गया, सभी लोग बरी हो गए। आपने एक बार माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर, जिन लोगों की रेपुटेशन आपने बर्बाद कर दी थी? मनीष तिवारी जी, उस दौर में अगर आप कह रहे हैं कि मुझे माफ कीजिएगा, मुझे सवाल उठाने दीजिए। उस दौर में अगर हमने वो उजागर किया था, सीएजी की रिपोर्ट थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस कैंसिल किए थे, और वो लाइसेंसेस कैंसिल हुए तो वो रिपोर्टाज की वजह से। कह दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट को माफी मांगनी चाहिए, जो आप हमसे कह रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, पहले कहिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भी माफी मांगनी चाहिए आपसे? आप इतनी उत्तेजित मत होइए। आप इतनी उत्तेजित मत होइए। 40 साल के पॉलिटिशियन है, तो मैं भी 35 साल की जर्नलिस्ट हूं सर। मैं आपसे साफ तौर पे ये पूछना चाहता हूं, आपने 2G के मामले को लेकर, आपने और बाकी जो आपके चलचित्र में के कॉलीग्स हैं, उन्होंने 3-3, 4-4 साल उस चीज को चलाया। उसके बाद जब वो मामला ट्रायल पे गया, चार्जशीट फाइल हुई, सीबीआई और ईडी की चार्जशीट फाइल हुई, जब उन सभी लोगों का एक्विटल हो गया, एक आदमी कन्विक्ट नहीं हुआ, क्या आपकी नैतिकता नहीं बनती थी कि उन लोगों से माफी मांगते जिन लोगों को आपने सर्कल कर करके उनकी रेपुटेशन धूमिल कर दी? See this trial by the media. आपकी नैतिकता पर मैं ये सवाल छोड़ती हूँ, आपकी नैतिकता पर मैं ये सवाल छोड़ती हूँ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सही था नहीं था। लेकिन ये मेरा केस नहीं है। टू प्रूव इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इज नॉट माई केस। माई केस एज अ जर्नलिस्ट इज टू शो that there was a scam that happened, that was put forth in the CAG, that went to the Supreme Court, and the Supreme Court cancelled 122 licenses. झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? I can only put the facts as up to the point where a journalist can go. And finally, when it went before a court of law for a criminal trial, because the entire thing was based on foundations of sand, the entire campaign of innuendo and calumny collapsed like a pack of cards. So but you people, no, not so be it. So be it. The case is going. The case has got another clearance for being tried again. That's a different matter. We'll have to wait and watch. No, but that's a different matter. When there was a clean acquittal, the least you could have done is apologize to those people whose reputations you trifled with in the name of a media trial. Yes, we can go on. It is a topic, but for you to put it all on the media, I think is completely unjust. But let me ask you. Acquittal हुआ कि नहीं? Acquittal हुआ कि नहीं? Of course हुआ. फिर आपको माफी मांगनी चाहिए थी। You are trying to become the journalist and you're making me the neta. I'm not contesting elections, sir. तो आजकल अगर पत्रकारिता इस देश में इम्पार्शल होती तो ये रोल रिवर्सल ना होता कि जो पत्रकार है उनको नेता बनना पड़ता और जो नेता है उनको पत्रकार बनना पड़ता। तो मैं आपसे सवाल पूछूं। मैं आपसे एक बात पूछता हूं। मैंने आपसे पूछना है कि आपने आम आदमी पार्टी का ये पहना हुआ है, मुझे बता दीजिए, आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी है तो यहां से 20 किलोमीटर दूर कांग्रेस पार्टी उनका साथ क्यों नहीं दे रही? मैं आपके एक दूसरे को चोर पत्रकार बुला रहे हैं। मैं सीधा इसका जवाब दे देता हूं। हमारी लड़ाई इस देश में लोकतंत्र को बचाने की है,
भारत के संविधान को बचाने की है। ओ, ना, एक मिनट, अब सुन जिनको लीजिए। आप चोर कहते हैं, उनके साथ मिलके आप देश का संविधान बचाएंगे। आई एम सो इम्प्रेस्ड। आप तो बिल्कुल क्या कहते हैं, अपने कई गेस्टों की तरह हो रही हैं जो बीच बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैं कहा एंकर को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारी बुनियादी लड़ाई 3 चीजों पर आधारित है। सबसे पहले इस लोकराज की रक्षा करना, दूसरा भारत के संविधान की रक्षा करना, और तीसरा जिस ख्याल पे ये मुल्क आधारित है उसको सुदृढ़ करना। इन तीनों चीजों को कमजोर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी नाम का पंछी नहीं है। तो इसलिए उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाता। आप एक दूसरे को चोर कह रहे हैं और बुला रहे हैं 20 किलोमीटर की। देखिए, इट्स अ नॉर्मल डेमोक्रेसी। दैट इज सारे राजनीतिक दल वहां पे लड़ रहे हैं क्योंकि एक सामान्य लोकतंत्र है। जहां जो दल लोकतंत्र के लिए खतरा है उसके खिलाफ हम लामबंद होकर लड़ रहे हैं। इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। आपने देखा है पिछले 40 साल से केरल में हम वामपंथ के खिलाफ लड़ते रहे हैं, पर वामपंथ के साथ जो बड़े राष्ट्रीय मसले हैं उसके ऊपर समन्वय बना के चलते रहे हैं। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। बिल्कुल कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि कन्वीनियंट पॉलिटिक्स अब इस देश में नेचुरल एंड एक्सेप्टेबल हो गई है। लेकिन मैं आपने कन्वीनियंट पॉलिटिक्स इज बेटर देन कन्वीनियंट जर्नलिज्म। आपने कन्वीनियंट पॉलिटिक्स इज बेटर देन कन्वीनियंट जर्नलिज्म। Sometimes I wonder, are you contesting against a journalist or a politician? मुझे कई बार लगता है कि विपक्ष जो है वो जर्नलिस्ट के साथ चुनाव में है। नेता बीजेपी को तो उन्होंने खुली छूट दी है कि आप जीतिए। ऐसा है कि मैं तो सिर्फ क्या कहते हैं आईना दिखाने का काम कर रहा हूँ। चुनाव तो जिसके खिलाफ लड़ रहा हूँ वो तो लड़ ही रहा हूँ। पर आप बहुत आईना खुद भी देख लीजिए मनीष तिवारी जी, आप बहुत दिन के बाद मिली है, आप आईना साफ करते रह गए। आप बहुत दिन के बाद मिली है, तो मैंने सोचा कि इस मौके का पूरा फायदा उठाया जाए। चलिए हम एक दूसरे को एक एक आईना गिफ्ट करेंगे। लेकिन आप मानते हैं कि मोदी जी डिक्टेटर हैं, मोदी जी तानाशाह हैं, और आज आप सारी पार्टियां जो जर्नलिस्ट पर प्रहार होते हैं कुछ नहीं कहते हैं, आप तानाशाह नहीं हैं? मैंने कभी नहीं कहा कि श्री नरेंद्र मोदी तानाशाह है। ये तो आप उनको ये संज्ञा दे रहे हैं। ये तो आप उनको संज्ञा दे रही। मैं तो ये बात जानता हूं कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी प्रश्न का जवाब लोकसभा में नहीं दिया, और पिछले 10 वर्ष में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जहां पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हो। ये वास्तविकता है। तो और जो सवाल पूछते हैं पत्रकार और उनको मारपीट दिया जाता है, जेल में डाला जाता है। पंजाब एंड हरियाणा को हाई कोर्ट जो जहां हम बैठे हैं वहां वो केस क्वॉश करती है मेरी रिपोर्टर भावना किशोर के खिलाफ। उस पर आपका कुछ? देखिए, ऐसा है कि नबिका जी, हम किसी गलत चीज का समर्थन नहीं करते हैं, पर मैं दोबारा आपको यह कहना चाहता हूं कि इस बात पे बहुत गंभीरता से विचार करिए कि बहुत सारे लार्ज सेक्शंस ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया और कॉर्पोरेट मीडिया को आज गोदी मीडिया की संज्ञा क्यों दी गई है। इसमें बहुत गंभीरता से आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। अब्बा नहीं मानेंगे। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।